हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी के आरआरसी ग्रुप डी का जो क्वेश्चन है 11 तारीख 10वां महीना 2022 के मतलब ये लास्ट दिन का क्वेश्चन है। जो आरआरसी ग्रुप डी के ग्रुप डी के जो हुबली जोन का लास्ट में था उसका लास्ट दिन यानी 11 तारीख 10वां महीना 2022 के लास्ट शिफ्ट लास्ट दिन मतलब ग्रुप डी का अंतिम दिन था। उस दिन का क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट के, उसका हम डिस्कशन करवा रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो पूरा करवा देंगे, न तो अभी LPCV2 चल रहा है, LPCV2 ही चलेगा। अगर आप लोग कहिएगा तो ग्रुप डी के ही पूरा करवा देंगे, एक दिन ग्रुप डी और एक दिन LP, जिससे आप कमेंट में बताइएगा वही करेंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है कि जीवाणु जनित रोग मतलब बैक्टीरिया से नहीं होने वाला। तो देखिएगा, आप मान लीजिए इसको नहीं जानते हैं, सिफिलिस नहीं जानते हैं, 6 रोग तो जान ही करते हैं, ये जीवाणु से होता है, इसका आप जानते हैं। लेकिन जीवाणु से नहीं होता है तो आपको मिला एड्स, तो इस तो आप जानते हैं कि वायरस HIV वायरस के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। सीधा बात, इसको में कुछ सोचना ही ना था, सीधा जीवाणु नहीं है तो अलग होगा, तो एक को चीज़ से है, वायरस से है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिपिलिस और सुजाक जिसको गोनेरिया कहते हैं, ये सब इयोन संबंधित रोग है, इयोन संचारी संबंधित रोग है। और ये सिफिलिस है जो बैक्टीरिया से होती है, सुजाक जिसको गोनेरिया बोलते हैं, और मस्सा होता है, मस्सा, ये सब इयोन संबंधित रोग है। जो कहाँ से होता है, मस्सा होता है किससे, वायरस के कारण, एगो वायरस के कारण मस्सा हो गया। और सुजाक जिसको गोनेरिया बोलते हैं, और सिफिलिस ये जीवाणु के कारण होती है, यौन संबंधित रोग है। और ट्यूबरकुलोसिस, आप तो टीबी जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ये टीबी है जो बैक्टीरिया से संबंधित है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा का बाद देखिएगा, तीसरा नंबर देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना क्या होता है। देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO जल के साथ H2O को अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया करवा दिए, बुझे चूने का बनना, ये सब रिएक्शन बता दिया है कि बुझा चूना बनेगा। आपको नहीं बताना कि क्या बनेगा, बुझा चूना बनेगा, ये तो बना दिया, जिसको स्लेक लाइम कहते हैं। बनना कौन सा उदाहरण है, तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों के क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया। लेकिन ये यहाँ पर ही उष्मा छेपी हो जाता, तो उष्मा छेपी फर्स्ट ऑप्शन हो जाता, ये सेकेंड ऑप्शन संयोजन हो जाएगा। क्योंकि चूना का बनना, बुझा चूना का बनना एक उष्मा छेपी क्रिया है, उसमें छेपी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, और उसको बाद सेकंड में संयोजन हो जाता। लेकिन उस पर छेपी नहीं, उसमें सोची तो नहीं होगा, विस्थापन हो ही नहीं करेगा। विस्थापन कब होता है, एक दूसरे के जगह पर ज़्यादा ना, अपघटन कौन हो गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को टूटना, CO+ में टूटना, ये अपघटन क्रिया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा का बाद देखिएगा, छठा नंबर देखिएगा, छठा कुछ नहीं तो आप समझिएगा थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है। विभवांतर कब होता है, यानी विभव में अंतर होता है, उसके बाद विभवांतर उत्पन्न होता है। तो आप ही बताइए, केवल बंद कुंडली में एक क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर, यानी कुंडली है, अगर आप इसको क्षण चुंबक को यानी चुंबक, जिसे मोटर आप देखे होंगे, तो मोटर में क्या रहता है, ये ऊपर चुंबक रहता है, ये चुंबक रहता है, और बीच में कुंडली जिसको आप कॉइल बोलते हैं, कॉइल लगा हुआ रहा। तो अगर आप केवल कुंडली को क्षण चुंबक के जगह पर रखेंगे तो ये घूमेगा, केवल ये तो सही बात है। अब फिर यहाँ देखिएगा,
केवल एक क्षण चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर, मैंने क्षण चुंबक को चुंबक कुंडली की ओर, ये भी सही बात है। लेकिन या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाए या बंद कुंडली की क्षण की ओर ले जाए, बिल्कुल सही 3 हो जाए। क्योंकि कैसे, अगर कुंडली के क्षण की ओर ले जाए यानी चुंबक की ओर, या चुंबक को, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, हम आपको पास जाएं या हम आपको पास जाएं या आप हमारे पास आइएगा, तो दोनों तो आना ही कहलाएगा। तो इसी तरह चुंबक के पास ले जाएं, चुंबक के पास कुंडली के ले जाएं या कुंडली को चुंबक के ले जाएं, ये तो धारा उत्पन्न हो ही कर, विभवांतर उत्पन्न हो ही करेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जिससे हम कह सकते हैं कि हम तुम्हारे हो सनम, हम तुम्हारे हो सनम, तुम हमारे हो सनम, ये वाला कंसेप्ट इसके ऊपर लागू होगा। छठा के बाद 9 नंबर, 9 नंबर देखिएगा, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर, देखिएगा गैल्वेनोमीटर काम धारा की उपस्थिति को मापता है, धारा के उपस्थिति को मापता है, धारा की उपस्थिति। और धारा को कौन मापता है, एमीटर मापता है, एमीटर, जिसको आप मीटर कहते हैं, एमीटर धारा को। और इसको हम श्रेणी क्रम में मीटर को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो देखिएगा वो रहा गैल्वेनोमीटर परिपथ के संयोजन होने पर क्या की उपस्थिति का संसूचन करता है, संसूचन करता है, मतलब क्या बताता है, यह धारा को उपस्थिति को बताता है, धारा को उपस्थिति को बताता है। विभवांतर ये वोल्ट मीटर बताता है, वोल्ट मीटर। विभवांतर किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के विभव में अंतर के कारण विभवांतर उसे कहते हैं। आवृत्ति जिसका हर्ट्ज होता है, प्रतिरोध जिसका आर यानी ओम होता है। छठा 9वां का बाद देखिए 15 नंबर, 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर देखिएगा। अभी देखिएगा पूरा एनालिसिस कोई भी यूट्यूबर अभी नहीं कराए हैं, हम बोल नहीं रहे, सच बात। देखिएगा पूरा रिस्पॉन्स से भी कोई नहीं करवाए हैं। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो देखिएगा अवतल दर्पण में देखिएगा, यहाँ एक हो गया, पी हो गया, एफ हो गया और सी हो गया, इन्फिनिटी हो गया। जब आप वस्तु के इन्फिनिटी पर रखते हैं, यहाँ रखते हैं इन्फिनिटी पर, तो वस्तु एफ पर बनता है, छोटा बनता है। जब दोनों के बीच में इन्फिनिटी व सी के बीच रखते हैं तो वस्तु सी और एफ के बीच बनता है। और जब वस्तु को सी के पर यानी तीसरा नंबर यहाँ रखते हैं तो वस्तु सी पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। उल्टा तो साम्य बनेगा। जब सी और एफ के बीच रखें यानी 4 पर रखें, 4 रखें तो 4 हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा। और लेकिन अब 5 यानी एफ पर रखिएगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो कोई बड़ा है। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उल्टा भी होना चाहिए, बड़ा भी। तो कौन कौन बन रहा है, 4 और 5 उल्टा भी बन रहा है, बड़ा भी बन रहा है। तो कहाँ 5वां नंबर कहाँ है, एफ पर है, यहाँ देखिएगा। ये तो उत्तल में हो ही न करेगा, उत्तल दोनों कट गया। उत्तल पर अनंत पर रखिए, इसको हमेशा सीधा बनेगा तो दोनों ही खत्म हो गया। अब इसको पढ़ाइए, अवतल दर्पण के अनंत पर रखिएगा, यहाँ पर रखिएगा तो एफ पर बनेगा तो वस्तु छोटा बनेगा, ये चल गया बोड़ा में। अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच, तो अवतल दर्पण सी हो गया एफ के बीच, यानी चौथा नंबर कहाँ है, यहाँ पढ़िए। यानी वस्तु से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा। माने सी और एफ के बीच रखेंगे तो वस्तु से बड़ा होगा, और बहुत बड़ा कहेगा तो एफ पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद देखिएगा 18 नंबर। 18 नंबर देखिएगा 18 नंबर। देखिए कुछ नहीं, इसको मैं खाली घुमा दिया थोड़ा सा। किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर में संयोजित कुंडली के अंदर गति कराया जाए। एक कुंडली चुंबक है, किसी चुंबक को, ये चुंबक हो गया, एक कुंडली हो गया, कुंडली जिसको आप कॉइल कहते हैं, चुंबक के बीच में कॉइल लगाते हैं, कॉइल हो गया, गैल्वेनोमीटर में लगाया जाए। कुंडली में धारा प्रेरित किया जाए, कुंडली में लाइन दे रहे हैं तो प्रेरित धारा इनमें से किस बात पर निर्भर नहीं करता है, तब पहला ऑप्शन देखिएगा, चुंबक की ध्रुव प्रबलता, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। देखिएगा चुंबक
के ध्रुव यानी जितना प्रबलता होगा, जितना अच्छा चुंबक होगा, उतना ही धारा ज़्यादा उत्पन्न होगा। ये बिल्कुल सही। आपको बता दें कि धारा के ध्रुव अच्छा हो यानी चुंबक अच्छा हो, प्रबल हो, और कुंडली की संख्या बढ़ा दिया जाए, धारा बढ़ा दिया जाए, तो हमेशा ये घूर्णन ज़्यादा करेगा। अब देखिए दूसरा नंबर, कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध। आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध नहीं, ये उपस्थिति बताता है, धारा की उपस्थिति बताता है। तो इसका कहूँ जोड़िएगा तो धारा की उपस्थिति बताएगा, इसको प्रतिरोध कहाँ होगा? ये तो बहुत नगण्य, कम से कम रहता उसका नाम देता है, प्रतिरोध कहाँ से लाएगा? नहीं लाएगा, यानी यही गलत है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी। और पढ़ देते हैं, कुंडली फेरों की संख्या। जब इन कुंडली में आप कहेगा कि कोबाइल जड़ा, ये देखिए ना, कोबाइल बहुत पतला बिंद, यही चलते स्पीडवा कम गया है, यानी हमारा अच्छा मोटर नहीं चल रहा। तो कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाएंगे, वो में कॉपर का बढ़ा देंगे तो और मजबूती हो जाएगा। बिल्कुल सही। चुंबक की गति की चाल बढ़ाने पर, यानी आप लाइन ज़्यादा दीजिएगा तो चाल बढ़ेगा तो धारा, यानी चुंबक की गति की स्पीड बढ़ा दिया जाए, चुंबक की गति का स्पीड, तो धारा भी और हो जाएगा, यानी धारा और बढ़ जाएगा। यानी 1 सही, 3 सही, 4 सही, बिल्कुल 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के बाद देखिएगा 22 नंबर देखिएगा। 22 देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन। यदि मेडल न तो F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? बोल रहा है कि अगर मेडल F2 मतलब F1 था, जिसको मैं कहा था लंबा पौधा और बौना पौधा, लंबा पौधा बौना पौधा, और उसके बाद F2 में क्या किया था? दोनों का रिएक्शन करवाया था। तो कौन कौन बना था? टी बना था लंबा पौधा, टी बना था बड़ा टी, छोटा टी, तब लंबा पौधा, एक बना था बौना पौधा, यानी 4 को बनाया था। इन हुआ था 1:2:1। F2 कितना है? 1:1, यही न था। देखिएगा, अब इसको समझिए। यदि मेडल न तो FPD का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? वह पता नहीं लगा पाता कि कौन सा लक्षण प्रभावी है। ये तो पहला ही पता चल गया था कि बौना था, नटा था, तो ये देख रहा था कि बौना पौधा और नटा पौधा दोनों रिएक्शन करेगा। तो ये तो पहले के में बता दिया था कि बौना पौधा नटा, बौना रहेगा तो बौना और नटा रहेगा, अच्छी लंबा रहेगा, बौना रहेगा तो हमेशा लंबा देगा। ये तो बता दिया था पहले ही, यानी F1 में। तो ये तो गलत हो गया। वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाता। ये बिल्कुल सही। अगर नहीं करता तो बिल्कुल सही, कि अगर नहीं F2 करता तो कई लक्षण का नहीं कर पाता, ये भी सही है। लेकिन तीसरा देखिए, वह पता नहीं लगा पाता कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होता। मेन तो उसका यही था कि जब बौना पौधा, नटा पौधा और सबसे नटा पौधा, यही का तो पता नहीं चलता उसको कि लंबा पौधा है जिसका प्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होता, मतलब बौना से करवाएं तो बौना रह ही जाएगा। ये मेन इसका उद्देश्य था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह पता नहीं कर पाता क्या प्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल, जैसे नट्टा आदमी नट्टा रहेगा, नट्टा तो हो ही जाएगा, नट्टा आदमी से नट्टा करवाएगा तो नट्टा रिएक्शन हो ही जाएगा। ये नहीं पता लगाता। वह हाइब्रिड पौधा, हाइब्रिड की तो ये बातें नहीं किया था, हाइब्रिड के तो इसको में बातें नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है। लेकिन मेनली इसका यही कारण था। अब देखिएगा NCERT में तो ये रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बाद देखिएगा 23 नंबर। अगर कोई दिक्कत होता तो अब NCERT जाके देखिए, एकदम बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया गया है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापते हैं। जूल किसका? उष्मा का। ये बल, ये तो पुरनका 2018 में पूछा गया था, बल जूल से इतना भर के पूछा था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बाद देखिएगा 25 नंबर देखिएगा। इनमें से कौन सा लवण प्रत्यय अम्ल यानी एंटासिड का सक्रिय संगठक है? और सबसे ज़्यादा कौन है? बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा, ये का होता है? अत्यधिक क्षारीय होता है। सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन हो गया? ये हो गया।
ये हो गया धोने वाला सोडा और ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ये तो ना होगा। और इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? इसको आप खाइएगा, ये तो धोवे वाला था, आप कैसे एंटासिड हो जाएगा? ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बाद देखिएगा 43 नंबर। 25 के बाद देखिएगा 43 नंबर। 43 नंबर कभी कभी नज़दीक नज़दीक दे दिया है और कभी कभी बहुत दूर दे दिया है, देखते हैं दिमागे चक्रिया देता है। 43 देखिएगा, 43 देखिए इसका आंसर गलत है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सिपाही का रक्त को हृदय से फेफड़ा के अलावा शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है? तो विभिन्न भाग तक कौन कौन ले जाता है? यानी शुद्ध को कौन कौन ले जाता है? शुद्ध ले जा रहा है, विभिन्न शरीर में भागों में ले जा रहा था शुद्ध कौन कौन ले जाता है? धमनी ले जाता है, और महाशिरा ले जाता है, यानी महाशिरा जिसको फुफ्फुस शिरा कहा जाता है, यानी फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर महाशिरा इसको कहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा महाशिरा ऐसा होगा जो शुद्ध के ले जाएगा। महाधमनी कहाँ? महाधमनी या शुद्ध को, धमनी कहाँ के? धमनी शुद्ध को, और महाशिरा भी शुद्ध के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बाद देखिएगा 44 नंबर देखिएगा। न्यूटन के अष्टक सिद्धांत अनुसार प्रकृति में कितने तत्व थे? न्यूटन के समय 56 गो था। न्यूटन के समय आपको बता दें कि इसने ही अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम कहाँ तक लागू था? कैल्शियम तक। कहाँ तक इसने आवर्त बनाए थे? थोरियम तक। इसने इनको कोबाल्ट और निकेल को लोहा से दूर रखा दिया था। कहाँ रख दिया था? हाइड्रोजन ग्रुप में रख दिया था। दोनों को ले जाके हाइड्रोजन ग्रुप में। देख रहे हैं 26, 27, 28 लगातार होता है, लेकिन ये बेचारा क्या कर दिया कि हाइड्रोजन में ले जाकर कोबाल्ट और निकल के रख दिया और इसका हटा दिया, इसको से अलग कर दिया लोहा से। और न्यूटन के समय 56 गो, और मेडलीफ के समय कितना? मेडलीफ के समय 63 गो, और मोसले के समय कितना? 114 गो। वर्तमान में कितना? 118 गो। प्राकृतिक कितना? 94 गो। संश्लेषित कितना? 24 गो भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 के बाद देखिए 51 नंबर देखिएगा। 51 देखिएगा, अच्छी क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न से कौन सा सही नहीं है? तो देखिएगा नहीं है तो सबसे ब्रह्मांड देखना है, तो ब्रह्मांड देखिएगा कौन है। आप इसको नहीं 2 को जानते हैं, फिर भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं नहीं वाला में। देखिए कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर आधुनिक आवर्त के चौथे आवर्त में। आपको बता दें कि जितना कक्षक होगा उतना ही आवर्त में होगा। तो देखिए सोडियम की 11 होता है 2, 8, 1। कितना आवर्त में? कक्षा कितना? 3 गो। तक कहाँ? तीसरा आवर्त। पहले गलत हो गया, ब्रह्मांडर मिस्टेक। इसमें 18 समूह 7 आवर्त है, आप तो ये बिल्कुल जानते हैं। एक ही समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आप जानते हैं कि हालिना के रब से फरियाद, हालिना सब के एक गो है, ये बिल्कुल सही। समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या बढ़ते जाती है, बिल्कुल सही। ये देखिएगा इसको में 3 था, तो कोष की संख्या बढ़ेगा तब ना आवर्त बढ़ेगा। 1, 2, 3 जितना कोष रहेगा, यानी जितना कक्षा रहेगा जितना आवर्त होगा, यानी 7 गो कक्षा लगभग होता है, 7 गो आवर्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 के बाद देखिएगा 60 नंबर। 51 के बाद देखिएगा 60 नंबर। कभी कभी बहुत दूर दे दिया, कभी बहुत नहीं दे दिया, कोई बात नहीं, आप आसानी से पढ़िए। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ पाया जाता है? मतलब कुछ जीवाणु हैं जो मतलब प्रकाश संश्लेषण करती है, उसका कहाँ प्रकाश संश्लेषण वर्णक पाया जाता है? एक प्लाज्मा झिल्ली के अंतर पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। हरित लवक किसको? एक पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। चलिए यानी क्लोरोफिल उपस्थित होता है हरित लवक में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद रखना होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 60 के बाद देखिएगा 65 नंबर। 65 नंबर देखिएगा।
देखिए इसको आप बिना सोचे मार दीजिएगा। जब शुष्क बुझा चूना, शुष्क बुझा चूना, शुष्क बुझा चूना हो गया, बुझा हो गया, पानी मिला दिए चूना के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। का अभिक्रिया किया जाता है? जिसको ब्लीचिंग पाउडर CaOH CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर कह रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर कब बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर कब बनेगा आप ही बताइए। ब्लीचिंग पाउडर कब बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन, सीधा बात अब रखिए, क्लोरीन। इसको मान लीजिए हमको सूत्र वो नहीं याद है, ठीक। तो ब्लीचिंग पाउडर में आप जानते हैं क्लोरीन होता है। तो ये चूना हो ही गया और बुझा चूना के साथ काम मिलेगा तो ब्लीचिंग, और ब्लीचिंग में क्लोरीन होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरीन, सीधा बात। आप कहे रिएक्शन बहुत दिया था, रिएक्शन नहीं, आप सोचिएगा तो रिएक्शन बहुत आसानी था, कोई दिक्कत नहीं था रिएक्शन में। 65 के बाद देखिए 67 नंबर देखिएगा। 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति क्या होगी? तो देखिएगा 18 ओम यानी R बराबर कितना 18, वोल्टेज V बराबर कितना 0। तो आप लगा दीजिए P बराबर V है। तो P कितना है? P निकालना है। 18 कितना है? वोल्टेज 0 और 18 V बराबर IR। अब प्रतिरोध कितना है? 18। अब P बराबर V है। अब V बराबर क्या होता है? IR होता है। अब इसको लगा दीजिए P बराबर V² बटा R, P बटा V² बटा R लगा दीजिए। तो V कितना है? 0 है, और 0 को किसी से भागा देंगे तो 0 होगा। आप कहेंगे इन्फिनिटिव हो जाएगा, नहीं, कभी 0 से भागा दीजिएगा, 0 से भागा दीजिएगा किसी में तो इन्फिनिटिव होगा, लेकिन 0 का भाग किस संख्या से दीजिएगा तो 0 बार में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बाद देखिएगा। 67 के बाद 78 नंबर, 78 नंबर देखिएगा। 78 नंबर देखिएगा। तद्दीप्त वस्तु तंतु बल्ब के संबंध में, यानी जो आप बल्ब रहता है इसका फिलामेंट बना हुआ रहता है, इसके बारे में कह रहा है। तो ये का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसका उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक होता है, कितना 3380 डिग्री होता है, 3380, यानी टंगस्टन का बात कर रहा है। इस तंतु का नाइक्रोम या टंगस्टन का बना होता है, बिल्कुल सही। अगर तापतीय मतलब गर्म वाला तो कौन टंगस्टन के भी बना होता है। ये बल्ब में टंगस्टन की होता है, और आपको बता दें हीटर में क्या होता है? नाइक्रोम का बना होता है, बिल्कुल सही। तंतु को आवर्त करने कांच के आवरण में नाइट्रोजन या आर्गन गैस जैसी अभिक्रिया भरी जाती है, बिल्कुल सही। इसको में क्या होता है? आर्गन। अभी कहाँ भर जा रहा है? नाइट्रोजन। पहले पर कहाँ भरने जाता था? आर्गन। बल्ब में आर्गन भरा जाता था। आप पूछेगा किसको भरने से ज़्यादा उम्र बढ़ेगा बल्ब के? नाइट्रोजन के। और पहले इसको कम था, अब नाइट्रोजन, क्योंकि अब जीवन इसका बढ़ गया, मतलब काल इसका बढ़ गया, यानी ये भी सही है। परियुक्त तंतु पतला होने के कारण इसकी प्रतिरोधकता तो बहुत कम। अगर कुछ पतला है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होगा, बिल्कुल गलत, यानी 3 गलत हो गया, सही चुनना है। तो A और B हो गया, 2 गो सही। A B कौन में है? A B इसको में नहीं है, इसको में भी नहीं है, A B इसको में नहीं, A B इसको में भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये वो गलत हो गया। इनमें से अधिक धारा प्रभावित करने पर तंतु की प्रतिरोधकता कम हो जाए, नहीं अधिक देंगे तो और अधिक होगा, यानी ये भी गलती हो गया। जितना आप धारा दीजिएगा प्रतिरोध उतने बढ़ेगा। तंतु का प्रयुक्त होना गलनांक ऊंच होना चाहिए, बिल्कुल ऊंच होना चाहिए। अगर कम रहेगा, यही चलता है ना 3380 पर नाइक्रोम जलता है, अधिक तो ही करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 के बाद देखिएगा 79 नंबर देखिएगा। प्राकृतिक गैस का जलना में से कौन सा अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी। अब घटन के CH3 चलेगा प्रतिस्थापन, एक दूसरा से प्रतिस्थापन। उष्माक्षेपी कौन हो गया? उष्माशोषी को कुछ हो गया, उष्माशोषी बाष्पसर्जन होता है, उष्मा लेता है। 69 के बाद देखिएगा 80 नंबर।
80 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा। जैविक अपशिष्ट मतलब सड़ने वाला अपशिष्ट को निपटाने को सर्वोत्तम विधि, सबसे अच्छा विधि कौन है? इस सब विधि ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा कौन है से पूछ रहा है। खुले में जमा करना, खुले में जमा रखिएगा सड़ने वाला, तो उससे प्रदूषण फैलेगा, ये भी गलत है। इसको हम देखिए सबसे अच्छा, ये भी एक प्रक्रिया है। भस्मीकरण मतलब इसको एक जगह रख कर, एक जगह हम रख देते हैं और उसको गड्ढा में रख देते हैं, भस्मीकरण कर देते हैं, यानी लैंड फिल कर देते हैं, तो ये एक प्रक्रिया है। पुनः उपयोग रीयूजिंग मतलब फिर दोबारा यूज कर देंगे, ये महाबेकार है, अपशिष्ट है, तो इसको कैसे यूज होगा? इसको हमें कीड़ा लग जाएगा। पुनः चक्रण रिसाइकिल मतलब रीयूज अलग है और रिसाइकिल मतलब इसको फिर ले जाएंगे मशीन में और फिर उसको बनाएंगे, तो इससे आप देखिएगा कोई मतलब भट्ठी में ले जाएगा तो वहाँ जलेगा तो प्रदूषण होगा, ये भी गलत है। लेकिन एक जब आप इसको गाड़ दीजिएगा लैंडफिल में, अपशिष्ट होगा, इससे खाद बन जाएगा, बिल्कुल सही ये है। सब तरीका है, लेकिन एक सबसे सर्वोत्तम का रहा, मैंने सबसे अच्छी तरीका का रहा। 80 के बाद देखिए 84 नंबर देखिएगा। विभोजित उत्तक कोशिका में भिन्न में से क्या अनुपस्थिति होता है? विभोजक उत्तक मतलब विभोजित कौन कौन होता है? विभाजित कौन कौन? इसको में कौन कौन हो जाएगा? इसको में हो जाएगा अंतर्वेशी हो गया, शीर्ष हो गया, शीर्ष विभोजक और पार्श्व विभोजक। शीर्ष मतलब जो ऊपरे वाला बढ़ाता है तना के, पार्श्व हो गया जो गोलाई बढ़ाता है, और अंतर्वेशी हो गया जो मतलब टहनी को बढ़ाता है, टहनी के मतलब नोड को, यानी जहाँ पर गांठ होता है उसका बढ़ाता है। ये कौन सा? इसको में नहीं होता, रसधानी नहीं होता, कोशिका भित्ति होता है, क्योंकि कोशिका भित्ति से ही खड़ा होगा, केंद्रक भी होता है, कोशिका द्रव भी होता है, और रसधानी एक झिल्ली से घिरा पूछता है कि एक झिल्ली से कौन घिरा हुआ है। अभी CHL में पूछा था कि एक झिल्ली से कौन घिरा होता है, ये रसधानी होता है। ऐसा दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, रसधानी, केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइक्रोकोंड्रिया, ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। 84 का बाद देखिएगा 89 नंबर देखिएगा। एकल कार्बन परमाणु कितने बंधन? जितना संयोगता उतने बंधन बनाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2 4 यानी 6 होता है तो कितना? 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन 1 होता है तो 1 होगा। ऑक्सीजन कितना आता है? 2 8, लास्ट में संयोजकता कितना? 2 हो गया, यानी 2 हो जाएगा, 2 बंधन। यानी O2 को कैसे लिखते हैं? वो ऐसे लिखते हैं। और कार्बन के 4 लाठी, 4 को 72 कक्षा में। चलेगा ना। इसको 89 के बाद देखिएगा 92 नंबर देखिएगा। विषाणु की आणविक गति सजीव के गुण में कौन सा सही नहीं है? विषाणु का कौन सा सही है? सही पूछ रहा, सही। जब ये किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तो ये निष्क्रिय होते, बिल्कुल सही। जब तक किसी में नहीं प्रवेश करता ये रिएक्शन नहीं करता, मतलब मरा हुआ नजर आता है। विषाणु में चयापचय नहीं होते, पाचन नहीं होता है कि बिना खाए पिएगा। श्वसन नहीं होता, नहीं कि श्वसन हर चीज में होता है, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा। विषाणु किसी कृत्रिम माध्यम से विकसित नहीं होती है, कृत्रिम माध्यम से हो सकती है विकसित। इसे कृत्रिम माध्यम से यही ने चाइना कर रहा था, तो उसको विषाणु कोरोना वायरस हो गया। ये दूसरा देखिए, जिसे एंटीबायोटिक बना रहे हैं, फिर वैक्सीन बना रहे हैं। वैक्सीन वायरस के वैक्सीन आता है, और जीवाणु के कारण एंटीबायोटिक आता है। तो इसका कृत्रिम बनाए कोरोना के, तब ना मतलब निष्क्रिय करके हम लोग को शरीर में प्रवेश कराया गया, तब ये बात माना, न तो आपको शरीर में नहीं मानता। ये कोरोना टकराता नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 92 के बाद देखिए 93 नंबर। देखिए 93 कुछ नहीं, आप एक कंसेप्ट रखिए, इसको में याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परकिन्नल कौन सा होता है? रंग के बात करेगा, रंग के। जैसे आकाश को काला दिखाई देना,
उगता हुआ सूरज का लाल दिखाई देना है। रंग की बात करते हैं प्रकीर्णन। खतरा में संकेत लाल प्रकीर्णन, बिल्कुल सही। समय में पूर्वास्त और पूर्वास्त यानी लेट उगना या देरी से उगना, एक कौन चीज अपवर्तन अपवर्तन अपवर्तन। तार को टिमटिमाना अपवर्तन। टिंडल प्रवाह, टिंडल प्रवाह में क्या होता है, ये भी प्रकीर्णन मैंने प्रकाश का क्षय होता है ना। जिस टिंडल प्रवाह क्या होता है, दूध में यानी पायस में होता है। दूध में क्या होता है यानी इसको में टकराएगा तो प्रकाश का क्षय होगा, ये भी हो जाएगा। लाल रंग या नीला रंग की बात करते बिल्कुल सही, यानी ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 के बाद देखिएगा 94 नंबर। 94 नंबर, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध R1 R2 R3 टर्मिनल वोल्टेज इतना इतना है तो इसमें प्रभावित होने धारा कितना है। तो आप जानते हैं कि वोल्टेज अलग अलग होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 जोड़ देंगे और जब समांतर क्रम में है तो टोटल V सब में समान होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 के बाद लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिएगा यहाँ पढ़िए MICR का फुल फॉर्म, इसका याद रखना है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिजोल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैरेक्टर रिकग्निशन। आप देखिए और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और आगे इसको चालू रखना है कि नहीं, LP चलना है कि इसको आप कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद जय भारत।